हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की हमारी क्लास में। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है जेट वो रहेगा ग्रेविटेशन। ठीक है, जिसकी हम थ्योरी की एक क्लास पहले कर चुके हैं और आज हमारी रहने वाली है सेकंड क्लास, जो कि आपकी रहेगी न्यूमेरिकल पोर्शन की। ठीक है, तो एक बार फटाफट सभी बच्चे जो है कनेक्ट हो जाएं जब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। ओके जी, गुड इवनिंग। फटाफट से जो है कनेक्ट हो जाएं सभी। आज हमारा ये एक तरीके से हम कह सकते हैं न्यू चैप्टर ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसकी थ्योरी की हुई है एक क्लास और आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर इट। और जहाँ पे जो है आप न्यूमेरिकल पोर्शन जो देखने मतलब रहने वाला है आज का, वो रहेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेसिकली। ठीक है, और आपका रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्वेश्चन रहेंगे, किस तरीके से वो डिपेंड करती है, कैसे कैसे वेरी करती है उस चीज़ें के, यानी कि वेरिएशन रहेगा जी का विद हाइट एंड विद डेप्थ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है कि क्वेश्चन किस टाइप के और किस टॉपिक के रहने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसका नेचर कैसा है, यानी कि वो अट्रैक्टिव होगी, रिपल्सिव होगी। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी, कंजर्वेटिव फोर्स होगी, आइदर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी। तो हम कैसे बताएंगे? देखो, रिपल्सिव कभी भी नहीं होती, हमेशा याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी होती है, अट्रैक्टिव नेचर की, ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, कभी भी रिपल्सिव नहीं होती। अच्छा जी, दूसरे ऑप्शन की बात करते तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ से अगर बात करते हैं इलेक्ट्रो की, इलेक्ट्रो वर्ड जो है इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज पार्टिकल्स की बात कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है? चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लगती है, यानी कि चार्जेस के बीच में। चार्जेस कब? जब रेस्ट पे हों तब उनके बीच में जो फोर्स लगती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो चार्जेस की हमने कोई ग्रेविटेशन में बात ही नहीं की, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं। अब बच गया कौन? कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती हैं? अगर मैं बात करती हूँ नॉन कंजर्वेटिव, तो ये क्या होंगे? ये वो फोर्स होती हैं जिनका जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट। क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट, यानी कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अभी हम क्या कर रहे हैं, दो मासेस है मेरे पास, दोनों मासेस क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों मासेस क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, या हम उसको खींच के लेके आ रहे हैं। तो हमने जो वर्क डन किया ना वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, विच डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, कि हमारी इनिशियल पोजीशन क्या थी और हमारी फाइनल पोजीशन क्या रहने वाली है। जो डिपेंड करती हैं इनिशियल एंड पाथ फाइनल पोजीशन के ऊपर, उन फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है, और जो पाथ डिपेंडेंट होती हैं उन फोर्सेस को नॉन कंजर्वेटिव बोला जाता है। तो याद रखना, हमारे पास हम बात करें किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कैसे नेचर की होती हैं? दीज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, कैसी होती है? ये कंजर्वेटिव होती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है आपका, क्या कि अगर मैं एक क्लोज लूप की बात करूं, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमने लगाई ओवर ए क्लोज लूप, देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ऑल टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। जितनी भी टाइप की कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं सभी का जो वर्क डन रहेगा ओवर अ क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल टू जीरो। किसके इक्वल रहेगा? वो जीरो के इक्वल रहेगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया सभी को? ओके, चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, एफ जी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन। ये कह रहा है कि न्यूटन्स लॉ ने हमें बताया था कि दो मासेस है मेरे पास, उनके बीच में अगर कोई डिस्टेंस से सेपरेट कर रखे हैं तो उनके बीच में एक फोर्स एक्ट करती है, और वो फोर्स किसके बराबर होती है? वो फोर्स डिपेंड करती है उन चार्जेस के। हम यहाँ पे ग्रेविटेशन की बात करें तो चार्जेस की नहीं बोलेंगे, मासेस की। ठीक है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मासेस की प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट, दीज आर इक्वल। वो बस चार्जेस के बीच में एक्ट करती है, ये हमारे पास मासेस के बीच में एक्ट करती है, सेम सब कुछ। ठीक है, तो ये कह रहा है कि किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इसको हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे आता है G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, फिर G इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड दिस इज नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके ठीक है, इसकी वैल्यू भी जो है आगे हम रिक्वायर्ड होगी तो हम लिखेंगे वहाँ पे। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एफ जी, ये कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिपेंड नहीं करती, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, सम ऑफ मासेज। सम ऑफ मासेज आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब ऑप्शन यही करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यही करेक्ट रहेगा। दूसरा कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ मासेज, प्रोडक्ट ऑफ मासेज के ऊपर डिपेंड कर रही है। थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है। और डिस्टेंस बिटवीन द मासेज, डिस्टेंस ऑफ मासेज के बीच में भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो बाकी सभी के ऊपर डिपेंड कर रही है, बस यहाँ पे सम ऑफ मासेज के ऊपर फोर्स क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ओके चलिए, इस जी की वैल्यू भी यहाँ से नोट कर लेना साथ ही साथ, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, जी की वैल्यू भी यहाँ से रिमाइंड करो। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। टू आइडेंटिकल सॉलिड कॉपर सफियर ऑफ रेडियस, रेडियस है हमारे पास r, प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू। ये कह रहा है कि उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो आर के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करेगी, वो हमें बताना है। तो मेरे पास आइडेंटिकल कॉपर वायर है, ओ कॉपर सफियर है सॉरी, जिसकी रेडियस आर है, प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखे गए हैं इस तरीके से। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन दैम इज प्रोपोर्शनल टू, देखिए फोर्स बतानी है अपने को सिंपली। तो फोर्स अगर बतानी है तो ये मेरे पास इनके बीच में, हम देखो जो भी डिस्टेंस लेते हैं वो मास के सेंटर से लिया जाए, पूरी जो बॉडी है उसका सेंटर कहाँ पे है वहां से हम डिस्टेंस मेजर करें। ठीक है ना, चलिए तो इसकी रेडियस जो है आर है, इसकी रेडियस भी कितनी है, आर है। फोर्स क्या होते हैं मेरे पास, फोर्स होती है जी, इसका मास अगर m है, इसका मास भी m है, आइडेंटिकल बोला है तो आइडेंटिकल मतलब कि मास m होगा। अच्छा, मास की टर्म्स में अगर हम नहीं लेते इसको, मास की टर्म्स में नहीं लेते तो हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे r की डिपेंडेंसी देख रहे हैं। तो मास क्या होता है जी, मास होता है रो इंटू वी, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम में भी रेडियस इंक्लूड होगी ना तो वो हमने पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो रो वॉल्यूम की जगह पे रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, एक सफियर माना है इसने, सफियर है तो वॉल्यूम कितनी रहेगी 4/3 पाई आर क्यूब। तो इन प्लेस ऑफ m हम रख सकते हैं इसको, ठीक है, m की जगह पे रख सकते हैं। तो क्या बनेगा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता था Gm बाई आर स्क्वायर, यहाँ से क्या बनेगा g। अब ये मासेस दोनों क्या है, इक्वल है, एंड वी कैन से दिस आर इक्वल टू m, मान लेते हैं कि ये दोनों किसके इक्वल हैं, m के इक्वल है। यहाँ पे बनेगा m स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू पुट करते हैं, क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा जी m की जगह पे आ जाएगा रो 4/3 पाई आर क्यूब एंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यही बनेगा। ठीक है, हमें टोटली आर की डिपेंडेंसी देखनी थी, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे वॉल्यूम को इंक्लूड, समझ आ रही, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से क्या बनेगा, जी रो स्क्वायर 4/3 पाई स्क्वायर, आर की पावर कितनी बनेगी 6, और नीचे से आर की पावर कितनी बनेगी 2, दैट इज ये काटेंगे तो 4 पे, ये सारा क्या है कांस्टेंट, ये सारा क्या आ गया मेरे पास कांस्टेंट आ गया, एंड इनटू में आर पावर कितनी बची 4, आर पावर कितनी बची 4। तो फोर्स जो मेरी थी वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, आर की पावर 4 के ऊपर। ठीक है, फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, फोर्स इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द आर पावर 4, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आर पावर 4 के ऊपर डिपेंड करेगी। क्लियर है। अब यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, मान लेते हैं इसकी पावर 4 थी यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए इसको हम करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, दैट इज बी। ओके, यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं बताओगे, डायरेक्ट कैसे कि जैसे ये फॉर्मूला मैंने लगाया यहाँ पे और यहीं से मैं बता दूं कि मेरा जो आर है आर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है आर स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ये मार दें, ऐसा नहीं कर, बिकॉज वॉल्यूम भी इंक्लूड है और वॉल्यूम में आर इंक्लूड है, टोटल डिपेंडेंसी देखनी पड़ेगी।
ओके, चलिए नोट करिए क्वेश्चन को नोट करेंगे भी सभी। समझ आ रहा है सभी को, है ना? चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ए बॉडी है जिसका वेट है 70 ग्राम वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है जी। हाउ मच विल बी इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट whose mass is 1/7 and radius is half of that of the अर्थ। ये कह रहा है कि अर्थ पे किसी बॉडी का मास जो है 700 ग्राम वेट है। ठीक है, 700 ग्राम वेट है। उसके बाद ये कह रहा है कि एक अनदर प्लैनेट पे अगर उसी बॉडी को वेट हम करते हैं, उसी बॉडी का वेट लेते हैं, तो वो वेट कितना होगा अगर उस प्लैनेट के डायमेंशन इस तरीके से अर्थ के साथ रिलेट है। तो क्वेश्चन समझ आए? ठीक है, तो यहाँ पे रिलेट कैसे कर रखा उसने कि जो मास ऑफ प्लैनेट है वो कितना होगा 1/7 टाइम मास ऑफ अर्थ, एंड सिमिलरली द रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। यही बोला है कि रेडियस जो हाफ होगी और जो है अपने पास यहाँ पे मास होगा दैट इज 1/7 टाइम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट फिर हमें क्या करना है, हमें निकालना है वेट। वेट क्या होता है? वेट होता है मेरे पास mg। वेट क्या होता है? mg। और g की वैल्यू अगर देखें तो g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज gm/r²। जी की वैल्यू मास ऑफ बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हर एक बॉडी के लिए जी की वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। चाहे हम ऊपर से किसी भी चीज को फेंकते हैं उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम एक्ट करेगा। क्या करेगा? सेम एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैंने लिया है ये किसका है? अर्थ का है ना। मास किसका है? ये अर्थ का है, यानी कि अर्थ से दूसरे प्लैनेट पे जाएंगे मास जो है चेंज हो जाएगा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है चेंज हो जाएगी। नीचे क्या है? रेडियस है अर्थ की। ओके जी, यहाँ पे पुट करते हैं अर्थ के लिए। अगर बात करते हैं फॉर अर्थ क्या कंडीशन गिवन है? फॉर अर्थ W दैट इज मास वेट सॉरी m इंटू जी की जगह पे रखेंगे GME/RE²। ठीक है, हमने क्या किया? जी की वैल्यू, जी की जगह पे वैल्यू पुट कर। अब ये कह रहा है कि ये मेरा वेट किसके इक्वल गिवन है? दैट इज इक्वल टू 700 ग्राम वेट। ठीक है, तो हमें यूनिट चेंज करने की जरूरत आप लोगों ने भी दिख रहा होगा नहीं है। ठीक है ना, अगर यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है तो ये तो है किसके ऊपर? वेट अर्थ के ऊपर। हमें किस पे निकालना है? प्लैनेट पे निकालना है। तो प्लैनेट के लिए W की वैल्यू क्या बनेगी? मास ऑफ बॉडी इनटू में जी इज सेम कांस्टेंट फॉर ऑल यूनिवर्स की। हर एक बॉडी के लिए जी की वैल्यू क्या है? सेम रहेगी। दैट इज जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस की थी। ME की जगह पे क्या रखेंगे? मास ऑफ प्लैनेट और नीचे रेडियस ऑफ प्लैनेट एंड टोटल का स्क्वायर। ठीक है, अर्थ की टर्म्स में अगर बात करते हैं तो मास जी एज इट इज, मास ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 1/7 टाइम ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 1/2 रेडियस ऑफ अर्थ एंड टोटल स्क्वायर। यही बनेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, ये जी की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं भाई। जी कितना होता है मेरे पास? GM/अर्थ। अगर अर्थ के लिए बात करें तो अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा मेरे पास? मास ऑन प्लैनेट, मास नहीं लिखेंगे यहाँ पे, वेट ऑन अ प्लैनेट WP, वेट ऑन द प्लैनेट। ठीक है, क्या बनेगा? ये बनेगा MGM, बाहर ले लूँ GM इंटू में 1/7 को छोड़ो एक बार, ME डिवाइडेड बाय RE²। अब यहाँ पे देखो क्या बचा है? 1/7, और यहाँ पे क्या बचेगा? इसका स्क्वायर कर देंगे दैट इज 1/4, एंड 1/4 को हम रिवर्स करेंगे दैट इज 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब इसकी जगह पे
क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि ये मेरे पास इसके इक्वल आ रहा था, रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, WP मेरा बनेगा, यहाँ पे आ गया 700 ग्राम वेट इंटू में 4/7, तो 7 से 7 गया, कितना बचेगा यहाँ से 400 ग्राम, कितना बचेगा 400 ग्राम वेट। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या रहेगा, बी, दैट इज 400 ग्राम वेट। किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, देन यू कैन टेल मी। ओके, नोट कर दिए फटाफट से क्वेश्चन को। ओके जी, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक नोट कर लिया होगा आप सभी ने। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ द प्लैनेट इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी डैश या जी ऑन द इक्वेटर विल बी। क्या होगा अगर जी की जो वैल्यू है, जी की वैल्यू के साथ क्या होगा अगर अर्थ रोटेट करना ही कम कर दे, क्या वो इंक्रीज करेगी, सेम रहेगी, डिक्रीज करेगी, या कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये तो गलत हो गया, सेम रहेगी नहीं, सेम तो कहाँ रहती है, सिर्फ सरफेस पे रहती है। ठीक है, अब क्या होगा, या तो इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो अगर यहाँ पे रोटेशन के साथ रिलेट कर रहे हैं हम, रोटेशन के साथ यानी ओरिएंटेशन के साथ अगर देखें तो जी की वैल्यू का वेरिएशन कैसे आता है, जी वेरी करता है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। ठीक है, यहाँ पे एक आर भी आएगा अपने पास, ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर फाई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, इक्वेटर की, इसने पूछा कहाँ पे है, इक्वेटर पे, तो जी की वैल्यू इक्वेटर पे फाई कितना होगा, एट इक्वेटर फाई मेरे पास होगा 0 डिग्री। फाई कितना होगा इक्वेटर पे, अब ये तो आप लोगों को पता होगा कि इक्वेटर क्या होता है और पोल क्या होता है। ठीक है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं इक्वेटर, और ये वाला जो है हमारा, ये इसको बोला जाता है पोल। ठीक है, दो पोल होते हैं हमारे पास, दो ही इक्वेटर होते हैं। रेडियस अगर देखें तो पोल की छोटी होती है, इक्वेटर की बड़ी होती है, क्योंकि हम मानते हैं कि अर्थ जो है स्फेरिकल नहीं है, दिस इज ए इलिप्टिकल। ठीक है, इलिप्सोइड टाइप है ये। ओके, फाई कितना होगा 0, यहाँ से देखें तो कोस फाई कितना आ जाएगा, कोस फाई आ जाएगा 1। यहाँ पुट करते हैं तो जी मेरे पास बना जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू 1। ठीक है, क्या आ गया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, यही बचा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें कि हमारे पास इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होती है, यानी कि जी जितना होगा उसमें से समथिंग माइनस हो रहा है, इसका मतलब वैल्यू डिक्रीज कर रही है, भी एज कंपेयर टू जी ये वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे डिक्रीज, यही होगा। नहीं करना है ऐसा, क्यों नहीं करना है ऐसा, क्योंकि इसने बोला है कि अर्थ स्टॉप कर जाए, मतलब अर्थ रोटेट ही ना करे। अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बताना मेरे को क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा एंड विच इज इक्वल टू 0 व्हेन अर्थ स्टॉपिंग। अर्थ स्टॉप कर जाएगी तो जी डैश क्या बनेगा, अगर मैं ओमेगा को यहाँ पे 0 पुट कर दूँ तो जी ही बनाना, जी की वैल्यू अगर ये क्या करती, स्टॉप ना करती, यानी कि ओमेगा की कुछ ना कुछ वैल्यू होती तो ये कम हो जाती। अब ओमेगा टोटली क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि ये पूरा फैक्टर हट गया, पूरा हटेगा तो जी जी के बराबर ही आ गया, जी डैश जी के बराबर ही आ गया, तो वैल्यू क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, वैल्यू क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, यानी कि जी ग्रेविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी अगर अर्थ एकदम से क्या कर दे, रोटेट करना स्टॉप कर। ठीक है, रोटेट करना बंद कर दे तो हमारे पास जी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से नोट करोगे आप। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस में भी काम आएगा। चलिए इसको नोट करिए फटाफट से।
ओके, किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन टेल मी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लिस्ट एट। ये कह रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कहाँ पे लिस्ट होगा, कम होगा, इक्वेटर पे होगा, पोल पे होगा, या एक पॉइंट बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल, या फिर नन ऑफ दी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे कम रहेगा? ये बात कर रहा है किसकी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की। इसको समझने के दो तरीके हैं। फोर्स का फॉर्मूला लें आप। फोर्स होता है G m1m2/r², एंड दैट, ये हमने अभी बनाई थी फिगर कि ये हमारे पास इक्वेटर होगा और ये हमारे पास क्या होगा? पोल होगा। ये हमारे पास क्या होगा? पोल होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर रेडियस देखें तो इक्वेटर की रेडियस पोल की रेडियस से क्या है? ज़्यादा है। आर ई इज मच ग्रेटर देन आर पी, यही है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे जब हम आर पी रखेंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम आएगी। आर पी की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तो कम आएगी ना वैल्यू, और कम से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। ठीक है ना। तो सिमिलरली यहाँ से हम एक चीज़ तो कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वेटर पे क्या होगी? कम होगी एज कंपेयर टू पोल। यहाँ से नहीं समझ आता, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा एक और मेथड अपने पास, क्या कि जी की जो वैल्यू है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो होता है G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर फाई। फॉर पोल, पोल के लिए थीटा की वैल्यू जो सॉरी फाई है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 90। पोल के लिए फाई की वैल्यू कितनी होती है? 90। ठीक है ना, पोल के लिए कितनी होगी? 90, और इक्वेटर के लिए कितनी होगी? 0। ठीक है, चलिए। तो जी डैश यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं देखूँ कोस 90, कोस 90 कितना होता है? 0। कोस 90 कितना होता है? 0। यहाँ पे देखेंगे तो जी डैश किसके बराबर आ गया? जी के बराबर आ गया, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया ना, ये वाला पोर्शन तो। अच्छा जी, फॉर इक्वेटर की अगर बात करते हैं, एट इक्वेटर जी डैश, जी डैश को छोड़ो, अपने पास कोस फाई, फाई कितना होगा इक्वेटर पे? 0। कोस फाई कितना होगा फिर? 1। कितना होगा? कोस फाई, कोस 0 1, कोस 0 कितना होगा? 1। यहाँ पे जी की वैल्यू निकालते हैं, जी डैश आएगा G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू 1। अब मेरे को कौन सी वैल्यू कम है ये बताओ? ये वाली वैल्यू कम होगी या ये वाली वैल्यू कम? हाँ जी, कौन सी यहाँ पे वैल्यू कम रहेगी? ये वाली वैल्यू कम होगी या ये वाली वैल्यू कम? दिखाई दे रहा है सभी को, है ना? हाँ जी, बताइए कौन सी वैल्यू यहाँ पे कम रहेगी? ये वाली या फिर? ऑब्वियसली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये वाली वैल्यू क्या रहेगी? अपनी लिस्ट रहेगी, कम रहेगी एज कंपेयर टू दिस। वाई? क्योंकि यहाँ पे तो ओनली जी है और यहाँ पे क्या है? जी माइनस 1। ठीक है ना, ऊपर तो सिर्फ जी है और नीचे वाली वैल्यू में देखें तो जी में से कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। दैट्स वाई ये वैल्यू हमारी क्या रहेगी? लेस रहेगी। तो लिस्ट कहाँ पे आएगा? इक्वेटर पे आएगा। दैट इज आवर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए आपका क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आया समझ में सभी को? ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? हाँ जी, बताइए। ओके, ओके है सभी को ये क्वेश्चन कि इक्वेटर पे वैल्यू क्यों लेस होगी और पोल पे वैल्यू क्यों ग्रेटर होगी? तो इसी चीज़ का आंसर हम दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो फोर्स के रिस्पेक्टिवली और दूसरा हम बता सकते हैं जी के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 7th। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए कोल माइन सी लेवल एट द टॉप ऑफ ए माउंटेन आर W1 W2 W3 रिस्पेक्टिवली, देन। जो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि हमने वेट मेजर किया, एक तो कोल माइन के अंदर यानी कि अर्थ के नीचे जाके किया, एक हमने सी लेवल पे किया यानी सरफेस पे किया, एक हमने माउंटेन पे किया। तो बताओ मेरे पास जो रिलेशन आएगा W1 W2 एंड W3 में, तो वो क्या आएगा? देखिए यहाँ पे ये वेरिएशन बताएगा बेसिकली एक तरीके से कि वेरिएशन हाइट के साथ जी का क्या होता है और डेप्थ के साथ क्या होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो जी की वैल्यू हमेशा याद रखना सरफेस पे मैक्सिमम होगी, ऊपर जाएंगे तो भी वैल्यू डिक्रीज करेगी, और
अर्थ के सरफेस से नीचे जाएंगे यानी कि डेप्थ में जाएंगे तो भी वैल्यू क्या करेगी मेरी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, सरफेस पे। यानी कि एक बात तो यहाँ से क्लियर है कि सी लेवल पे मैक्सिमम वैल्यू होनी है, सी लेवल पे मैक्स होगा। सी लेवल कहाँ है, सी लेवल पे मिनिमम जा रहा है, सी लेवल पे मिनिमम, तीनों पे इक्वल हो नहीं सकती। ऑप्शन कौन सा आएगा, ए। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे, देखो हमने कहा कि जी की वैल्यू अगर मैं डेप्थ के साथ वेरिएशन देखूं, जी का डेप्थ के साथ वेरिएशन देखें तो डेप्थ के साथ क्या करता है, जी डिक्रीज करता है। यानी कि ये बनेगी वैल्यू मेरे पास जी माइनस, ये बनेगी जी इंटू 1 - d/r। समझा है, जी क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू डिक्रीज कर रही है, कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। और जी अगर मैं हाइट के साथ देखूं तो वो होता है, वो भी क्या करता है, डिक्रीज ही करता है। डिक्रीज अगर करेगा तो वो बनता है RE/RE+H का स्क्वायर। अब यहाँ से बड़े से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली वैल्यू क्या जाएगी, कम जाएगी। ठीक है, और जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी कहाँ पे, सरफेस पे मैक्सिमम होगी, सरफेस पे। अब यहाँ पे एक बात बताओ, जो सी लेवल है यानी कि ये हम कह सकते हैं डेप्थ वाला कोल माइन में है, और कोल माइन में इसने वर्क जो वेट दिया है W1, फिर दोबारा से इसने बोला है सी लेवल पे। ये मेरी सिचुएशन कहाँ होगी, सी लेवल पे, और यहाँ पे वर्क जो वेट है दैट इज W2। ये वाली कंडीशन बोली है कहाँ पे, माउंटेन पे, और माउंटेन पे वेट कितना दिया है, दैट इज W3। अब इनमें हम कंपैरिजन करते हैं, तो एक बात बताओ, यहाँ से W2 जो है, W1 और W2 में से कौन ज़्यादा होगा, इसमें से और इसमें से कौन ज़्यादा होगा, सरफेस वाला, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है ना यहाँ पे, तो W2 इज ग्रेटर देन W1। एंड ऑल्सो इफ वी कंपेयर द W2 एंड W3, दैट इज वेट ऑन सेकेंड, सी लेवल एंड माउंटेन, तो माउंटेन से भी क्या होगा, ये ज़्यादा होगा, वेट क्या होगा, माउंटेन से भी ज़्यादा होगा, दैट इज W3। अब यहाँ पे एक बात आती है कि W1 और W3 में कैसे बताएं, एक हाइट पे है एक डेप्थ पे, वो पर्टिकुलर हम जब पैरामीटर्स गिवन होंगे तभी बता सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली हम तभी बता सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन चल रहा है, तो सिर्फ कंपैरिजन में हम बताएंगे कि सरफेस पे मैक्सिमम होगा और बाकी जगह क्या होगा, कम होगा। वो हम बता नहीं सकते कि कितना कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन बनेगा, W2 इज ग्रेटर है W1 से, एंड ऑल्सो इट इज ग्रेटर देन W। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, दैट इज ऑप्शन ए। ये ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्लियर, क्लियर है सभी को, चलिए ओके। नोट करिए क्वेश्चन को, यहाँ से ये फॉर्मूलाज जरूर नोट करिएगा अभी। ठीक है, ये फॉर्मूले जरूर नोट। एक तो हमारे पास क्या है, डेप्थ का, ठीक है, एक तो ये वाला फॉर्मूला नोट करो, दूसरा यहाँ से ये वाला करोगे, एंड ये वाली बात भी कि सरफेस पे क्या होती है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूलेज आप लोगों ने यहाँ से नोट। ओके, चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 टेल मी दैट द रेडियस ऑफ टू प्लैनेट आर respectively, the radius of two planets are respectively r1 and r2, and their densities are ρ1 and ρ2. The ratio of the acceleration due to gravity at the surface. क्या बताना है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बतानी है, डेंसिटी की फॉर्म में एंड रेडियस की फॉर्म में। बता सकते हो, बता सकते हो या नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे कि जी की डिपेंडेंसी देखो भाई, जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, जी एम अर्थ के लिए, और अर्थ की अगर बात करें तो ये अर्थ की रेडियस के लिए। ठीक है, जनरल किसी के लिए बात करते हैं तो मास ऑफ दैट प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। ठीक है, इस तरीके से डिपेंड करता है। अब मास की अगर बात करें तो मास क्या होगा, रो इंटू वी, क्या होगा, रो इंटू वी। वी क्या होगा, सफेरिकल है वो, जो हमारे पास क्या है, अर्थ है, सफेरिकल है, तो 4/3 पाई r क्यूब। if we put this value in this, then we will get g is equal to g m
m तो नहीं आएगा, m की जगह पे क्या आ जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, एक आर बचेगा ओनली, तो बचा क्या, g इंटू 4/3 पाई 4/3 पाई g रो इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ पे रेशो लेते हैं, दो प्लेनेट अपने पास, तो G1 एक के लिए और G2 दूसरे के लिए, रेशो ही बताना था। तो G यहाँ से क्या आ रहा है, G आ रहा है जी मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो आर। अगर मैं इस कांस्टेंट को छोड़ दूं तो क्या आ रहा है, रो इंटू आर। 1 के लिए क्या आएगा, रो 1 R1, 2 के लिए क्या आएगा, रो 2 R2। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रेशो विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या आएगा, रो 1 R1 बाई रो 2 R2। क्या ऐसा कोई रिलेशन है, रो 1 R1 बाई रो 2 R। ठीक है, तो G1 रेशो G2 इज इक्वल टू R1 रेशो R1 रो 1 रेशो R2। ठीक है, तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा यहाँ पे, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया, समझ आ गया सभी को। ठीक है, ओके ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल इट्स वेट। अगर हम एक बॉडी को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, इक्वेटर से पोल लेके जा रहे हैं, इक्वेटर टू पोल, यहाँ से लेके यहाँ लेके जा रहे हैं, तो यहाँ जी की वैल्यू क्या हो, क्या होती है, लेस। यहाँ जी की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर। यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो उसका जो वेट है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सेम रहेगा, इंक्रीज एट नॉर्थ एंड डिक्रीज एट साउथ, क्या करेगा बताओ। वेरिएशन अभी हमने देखा था कि वेट अगर देखें तो वेट जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है जी के ऊपर, वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है, तो डब्ल्यू इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द जी, जी की वैल्यू कम तो वेट भी कम। ठीक है, और जी ज़्यादा तो वेट भी ज़्यादा। यहाँ पे देखो जी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो वेट भी क्या करेगा, करेगा ऑब्वियसली। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू प्लैनेट हैव द सेम एवरेज डेंसिटी बट देयर रेडियस आर r1 एंड r2। इफ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस प्लैनेट एंड g1 g2 रिस्पेक्टिवली देन। यही क्वेश्चन 8 से जैसा नहीं है, 8 से जैसा ही है कि g की रेशो निकालनी है अपने को, वहाँ पे डेंसिटी डिफरेंट थी बट यहाँ पे डेंसिटी क्या है, सेम है। तो g जो होता है ना मेरे पास, दैट इज जी एम बाई आर स्क्वायर, मास इज इक्वल टू रो इंटू वी, रो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, वैल्यू पुट करो, जी क्या बना, जी बना जी बाई आर स्क्वायर, एम की जगह पे कितना 4/3 पाई रो आर क्यूब, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, जी इंटू 4/3 पाई रो आर। यही आया था पिछले वाले क्वेश्चन में भी। ठीक है, यहाँ से अगर रेशो लेते हैं तो रेशो क्या बनेगा, G1 बाई G2 इज डायरेक्टली मतलब कांस्टेंट तो कट ही जाएगा ना, वैल्यू पुट करके दिखा देती हूँ मैं, 3/4 पाई, रो कौन सेम है दोनों का तो रो ही आएगा, रेडियस कितनी है 1 है, नीचे G 4/3 पाई, रो इसकी भी सेम है, रेडियस कितनी है 2, पूरा कैंसिल, तो यहाँ से बचा R1 रेशियो, दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्या बचा, G1 बाई G2 इज इक्वल टू R1 बाई R2, G1 बाई G2 इज इक्वल टू R1 बाई, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए आपका क्या रहेगा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है जी, आई थिंक यहाँ आज वाली क्लास जो है आपको अच्छे से समझ आई होगी, हर एक क्वेश्चन जो है अच्छे से आपने यहाँ पे वो किया होगा और समझा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ध्यान रखें, पढ़ते रहें।